नमस्कार, न्यूज़ नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली धमाके के बाद से जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके बाद इस आतंकी घटना के पीछे के कई किरदारों की पहचान होती नजर आ रही है। तो जांच एजेंसियां अभी कई और किरदारों के बीच के लिंक को जोड़ रही हैं। इसके बाद इस धमाके को अंजाम देने वालों का पूरा खुलासा सामने आएगा। अभी कहां तक पहुंची है जांच और कहां कहां जुड़ रहे हैं तार, इस खबर पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात कल होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना यानी काउंटिंग की, जहां एक और सभी दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली बम धमाके को लेकर एक्शन मोड में जांच एजेंसियां। कानपुर से एक और कश्मीरी डॉक्टर से पूछताछ। जांच टीम ने बरामद की ब्रेजा कार। डीएनए टेस्ट से हुई पुष्टि, धमाके के दिन उमर ही चला रहा था विस्फोट से भरी कार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तैयारी पूरी। 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर कल सुबह 8 बजे शुरू होगी मतों की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। नेपाल जैसा नजारा की धमकी देने वाले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर एफआईआर। बिहार के डीजीपी ने लिया एक्शन। आरजेडी नेता के बिगड़े बोल पर चढ़ा सियासी पारा। एनडीए नेताओं ने कहा हार की हताशा के स्वर। भारत को फिर मिले अफ्रीकी चीते। बोत्सवाना ने राष्ट्रपति मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान सौंपे 8 चीते। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में बढ़ा चीतों का कुनबा। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 8 लाख का इनामी नक्सली कन्ना उर्फ बुचन्ना समेत 6 नक्सली ढेर। दिल्ली धमाके की घटना के बाद से अभी तक हुई जांच में कुछ चीजें साफ हो गई हैं, तो कई कड़ियों को अभी जोड़ना बाकी है। जिस I-20 कार में धमाका हुआ उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था, इसकी पुष्टि डीएनए सैंपल से हो गई है। इस बीच आज भी कई जगहों पर धरपकड़ हुई, तो पहले से गिरफ्तार लोगों ने कई नए राज भी उगले हैं। इस घटना के बाद हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच का बड़ा केंद्र बनता नजर आ रहा है और तमाम कड़ियां यहीं से जुड़ती भी दिखाई पड़ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया है, तो इसको चलाने वाले लोग भी अब इस जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों की धरपकड़, छापेमारी और छानबीन अभियान जारी है। मामले में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। जांच में स्पष्ट हो गया है कि धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर खुद मौजूद था। डीएनए टेस्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। जांच टीम ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक और संदिग्ध कार को बरामद किया है। संदिग्ध ब्रेजा कार आरोपी डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। छानबीन में सामने आया है कि ये ब्रेजा कार धमाके के दिन आसपास के इलाकों में देखी गई थी। डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज अंसारी भी जांच एजेंसियों की हिरासत में है और पूछताछ जारी है। इससे पहले मंगलवार को परवेज अंसारी की कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से डॉक्टर आदिल के पकड़े जाने के बाद परवेज को खुद के जल्द ही पकड़े जाने की भनक लग गई थी, इसलिए उसने लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दे दिया था। मामले में संदिग्ध इको स्पोर्ट्स गाड़ी को भी पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद यूपी एटीएस भी पूरी तरह एक्शन मोड में है और लखनऊ, हापुड़ के बाद कानपुर से भी अहम गिरफ्तारी हुई है। कानपुर के हृदय रोग संस्थान में कार्यरत कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरिफ लंबे समय से शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में था और उसके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई गई है। तो वो अभी 3 महीने पहले नीट सुपर स्पेशलिटी हम लोग का ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन होती है, जिसमें कि सारे जो एमडी करने के बाद छात्र होते हैं, वो एक कंपटीशन होती है जिसके थ्रू इन्होंने यहाँ की काउंसलिंग में कानपुर कार्डियोलॉजी ऑप्ट किया और यहाँ 3 महीने पहले ज्वाइन किया। कल रात में उनसे पूछताछ के लिए उनको ले गए हैं। तो अभी पूछताछ वाली स्टेज है, अभी हम लोग को भी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है
और बाकी जैसे इंक्वायरी पूरी होगी वैसे बताया जाएगा कि क्या है। तमाम कार्रवाइयों के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नैक ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता प्रदर्शित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नैक ने जांच में पाया है कि विश्वविद्यालय न तो नैक से मान्यता प्राप्त है, न ही मान्यता के लिए आवेदन किया है। परिषद ने विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा है और निर्देश दिया है कि वो अपनी वेबसाइट और किसी भी सार्वजनिक या वितरित दस्तावेज से नैक से जुड़ी सभी मान्यता संबंधी जानकारियां हटा दे। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कुलगाम और शोपियान जैसे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। साथ ही कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ एक्शन भी हुआ। एक बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने जिले भर में 200 से अधिक जमाते इस्लामी के ठिकानों पर छापे मारे। पुलिस ने शोपियान जिले में जमाते इस्लामी के सदस्यों और ओवरग्राउंड वर्कर समेत संदिग्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों को निशाना बनाकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। नीरज सिंह, मुकेश शुक्ला, अंकित मिश्रा और दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को स्थगित कर दिया है। जांच के बाद सदस्यता रद्द करने या पुनर्बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल उसको स्थगित किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। AIU ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो सदस्यता है उसको स्थगित करने का फैसला हुआ है और अब जांच होगी। जांच के बाद ही ये फैसला होगा कि सदस्यता रद्द की जाएगी या फिर पुनर्बहाल की जाएगी, लेकिन मौजूदा वक्त में उसकी सदस्यता को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई की खबर इस वक्त आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो एक प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन गया है, जहां और इसके आसपास से लगभग 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिला था और दिल्ली धमाके के तार भी तमाम तरीके से यहीं से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जो मॉड्यूल एक तरीके से जिसको पकड़ा है पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, उसके तार भी सीधे इस यहाँ यूनिवर्सिटी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स यहाँ से पकड़े गए हैं, यहाँ से जुड़े हुए लोगों के तार देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इस पूरे मॉड्यूल का केंद्र बनती हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी नजर आई है हरियाणा की, और फिलहाल इसकी सदस्यता को रद्द करने या पुनर्बहाल करने से पहले इसको स्थगित किया गया है, क्योंकि अब इस पर जांच होगी। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत सौरभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत, क्या है पूरी खबर और किन तथ्यों के आधार पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने फिलहाल अभी सदस्यता को स्थगित करने का फैसला लिया है और जांच जारी रहेगी, और इस जांच के क्या पैमाने होंगे और कितना वक्त लग सकता है जब इस पे पूरा फैसला आएगा? निशांत जी आर्यन, देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो मई 2014 में स्थापित हुई थी और 2015 में इसे UGC से मान्यता मिली थी। और ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ का भी एक सदस्य है। लेकिन जो दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से विश्वविद्यालय के कई जो फैकल्टी मेंबर्स की संलिप्तता सामने आई है और जिस तरह से संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी, और विभिन्न एजेंसियां जो हैं यहाँ पर किस तरह से जो आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही थी इसके परिसर से, उसकी जांच कर रही है। तो जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को सस्पेंशन यानी निलंबन मोड में रखा जाए। हालांकि जो इंक्वायरी होगी वो AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नहीं करेगी, जो अन्य एजेंसियां जो कर रही हैं इंक्वायरी, उसी की जांच के बाद निर्णय लेगी AIU कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को क्या आगे रद्द कर देना है या फिर से उसकी सदस्यता को पुनर्बहाल करना है। तो फिलहाल अभी की स्थिति में यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को निलंबन की स्थिति सस्पेंशन मोड में रखा गया है। कितने दिन के लिए है ये समय सीमा कोई तय नहीं है। जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक यूनिवर्सिटी को एक मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, अपनी सफाई पेश करने का कि उसकी कोई संलिप्तता नहीं है इन गतिविधियों में, और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या आगे निर्णय AIU लेती है।
निशांत, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि एआईयू की सदस्यता होना और ना होने के तकनीकी मायने क्या है? क्या किसी भी यूनिवर्सिटी को इस प्रकार के संगठन के साथ में जुड़ना अनिवार्य होता है कि यूनिवर्सिटी का ओहदा रखने को लेकर? उसके थोड़ा तकनीकी पहलू को बताइए। अगर इस पे फैसला होता है और इसकी सदस्यता स्थगित की जाती है तो उसके मायने क्या होंगे? जी देखिए, अगर यूनिवर्सिटी का संचालन करना है तो तकनीकी तौर पर देखें तो इसके लिए यूजीसी से मान्यता होना ही पर्याप्त है। अगर यूजीसी से कोई भी संस्थान या कोई भी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है तो वो अपनी शैक्षणिक एकेडमिक कोर्सेज को चला सकती है। और चूंकि अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता मिली हुई है तो ऐसे में जो कोर्सेज चलाने में विश्वविद्यालय को कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही एआईयू ने सदस्यता स्थगित कर दी है, लेकिन तकनीकी तौर पर विश्वविद्यालय को अपने कोर्सेज के संचालन में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। जी, लेकिन और लगातार जिस प्रकार से अल फलाह यूनिवर्सिटी एक पूरे मॉड्यूल का केंद्र बन गया, जहां से बहुत बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद की एक तरीके से तार जुड़ते नजर आए, तो वहीं लाल किला धमाके की कड़ियां भी सीधे वहां से जुड़ती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जो वहां के तमाम स्टाफ है, जो तमाम लोग हैं, उनको भी एक प्रकार से लग रहा होगा कि साहब किस प्रकार की गतिविधियां यहां से संचालित हो रही थी, जिसकी वजह से ये एआईयू ने ये फैसला लिया है। जी देखिए, बिल्कुल फ्लॉज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने ये रिपोर्ट्स भी देखी है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट नॉर्म्स का काफ़ी बड़े पैमाने पर वायोलेशन किया गया है। रिक्रूटमेंट नॉर्म्स का, चाहे एडमिशन नॉर्म्स का वायोलेशन किया गया है। किस तरह से हमने देखा कि एक जम्मू कश्मीर राज्य से करीब 40% फैकल्टी को जो अल फलाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां पर उनकी भर्ती की गई है। और जिन प्रोफेसर को कश्मीर के एक इंस्टीट्यूशन से एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था, उनको यहाँ पर बहाल किया गया अल फलाह यूनिवर्सिटी में। तो किस तरह वहाँ का क्या रिक्रूटमेंट नॉर्म्स हैं, किस तरह वहाँ पे बच्चों का एडमिशन होता है, इन तमाम पहलुओं की जानकारी यहाँ पर जानकारी हासिल करेगी एजेंसियां। और जैसे कि वहाँ पे हमने ये भी आज रिपोर्ट में देखा कि 3 फैकल्टी मेंबर एक ही कमरे में, हॉस्टल के एक कमरे में अक्सर मिला करते थे, जिनकी संलिप्तता दिल्ली ब्लास्ट में रही है। तो क्यों इस तरह की गतिविधियों की जानकारी विश्वविद्यालय को नहीं मिली, और अगर थी तो इसकी जानकारी एजेंसीज को क्यों नहीं समय रहते दी गई? तो इन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे आने वाले समय में विश्वविद्यालय की क्या मान्यता रहेगी, या उसकी मान्यता यूजीसी भी रद्द करेगी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भी आने वाले समय में निर्णय लेगी। तो अभी एजेंसियां जांच कर रही है और उसके बाद ही इन सब पहलुओं पर निर्णय लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया निशांत सौरभ इस खबर को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत कह रहे हैं कि एआईयू के माध्यम से इस प्रकार की सदस्यता को फिलहाल स्थगित करने के बाद जांच के बाद फैसला किया जाएगा, लेकिन ये जांचा जाएगा कि क्या ये महज कुछ इंडिविजुअल्स का काम था या फिर एक संस्थान के तौर पर भी उसकी कोई संलिप्तता अल फलाह यूनिवर्सिटी की है, कि आखिर किस प्रकार के लोगों को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा था फैकल्टी मेंबर्स के तौर पर, किस प्रकार के छात्रों की यहाँ पे भर्ती होती थी, क्या उन सभी पैमानों को जो यूजीसी के मानक होते हैं उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था या नहीं। तो क्या इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में सिर्फ कुछ इंडिविजुअल इन्वॉल्व है या फिर एक संस्थान के तौर पर वहाँ की गतिविधियां भी इस प्रकार की रही हैं जो इस प्रकार के कृत्यों को संरक्षण देती हैं। ये जांच का विषय है। इस प्रकार की तमाम जांच होगी, उसके बाद में ये फैसला लिया जाएगा कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी को एआईयू की मान्यता रखी जाएगी या उसको बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि एक संस्थान के तौर पर, शिक्षण संस्थान के तौर पर अगर कोई इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो वो बिल्कुल भी हकदार नहीं है इस प्रकार की गतिविधियों को करने के बाद ऐसी गतिविधियों को संचालित करने को लेकर। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और इसी बड़ी खबर पे अब हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, जो दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ है। धमाके के कई कनेक्शन, जोरदार एक्शन, क्योंकि एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। 10 तारीख को जब से यह धमाका हुआ है, कई कड़ियां जोड़ी गई हैं और उससे कई राज भी बाहर आए हैं। इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान एलन राव साहब, जो कि पूर्व अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी संवाददाता। आप दोनों का भी स्वागत है। मुकेश, शुरुआत आपसे
आज का कुछ अभी मेजर अपडेट, क्योंकि हमने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को लेकर तो अपडेट दिया ही, लेकिन छानबीन एजेंसियों की आज जो हुई है वो किस ओर इशारा करती नजर आ रही है, कहां किस दिशा में जा रही है मुकेश? बिल्कुल, आज जिस तरह से देखिए ये व्हाइट कॉलर जो गैंग है, डॉक्टर गैंग है, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पैठ बना रखी थी और इस यूनिवर्सिटी में आप देखिए कश्मीर के 40% जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, एनरोलमेंट कराते हैं, पढ़ते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वहाँ की यूनिवर्सिटी ने बर्खास्त कर दिया या उनको उनकी एलिजिबिलिटी को नहीं माना और उनको निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर लेकर के आना, उम्र का यहाँ पर इस पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलग रोल रहता है और उसके साथ मुजम्मिल जो उसका खास आदमी था जो उसके इशारे पे उमर काम करता था, शाहिदा थी। तो ये पूरी यूनिवर्सिटी जो लगातार इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर ही तमाम गतिविधियां नोटिस करी जा रही हैं। NAAC ने भी इस तरह से इनको शो कॉज नोटिस जारी किया दिन में और पूछा कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, क्योंकि इनके पास जो 2 सेक्टर हैं उनकी पहले ही मान्यता जो है वो खत्म हो चुकी है और इन्होंने उसके लिए आवेदन दिया, लेकिन जो कह रहे हैं उनकी वेबसाइट पर फेक आवेदन दिखा करके लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से आज भी आप देखिए उमर की जो मौजूदगी है 10 तारीख की डिफरेंट लोकेशन पे लाल किले के आसपास मस्जिद में देखी जाती है, नॉर्थ प्लेस में उसकी गाड़ी जो है वो सस्पेक्टेड पाई जाती है और उसके बाद पार्किंग में आई जाती है। और जिस तरह से NIA और दिल्ली पुलिस ने फिर शाम को तकरीबन 3:30-4 बजे पूरे उस रोड पर एक बार फिर से जोरदार सर्च ऑपरेशन चलाया, जैन मंदिर के तरफ ऑपरेशन चलाया, क्योंकि जो इंजर्ड हुए थे उनके ब्रूटल पार्ट्स जो थे वो आज भी 3 दिन बाद मिले हैं। तो फॉरेंसिक जो टीम है वो भी लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसके तार जो है जम्मू कश्मीर और UPSCF ने जिस तरह से एक और आसिफ को पकड़ा है, वो भी डॉक्टर है। तो आप देखिए 13 से 14 डॉक्टर जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कई डॉक्टर इंटेरोगेट हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें और बड़े कनेक्शन निकलेंगे और जैज के साथ भी इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल। मुकेश मैं लौटता हूं आपके पास में, मुकेश मैं लौटता हूं आपके पास में, दिव्यांशु आपके पास आऊं उससे पहले हम एलन राव साहब का रुख करते हैं। एलन राव साहब, क्योंकि दिल्ली का इस धमाके को लेकर 2 प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि साहब एक प्रकार से ये सुरक्षा की चूक है, दूसरी बात ये कही जा रही जिस प्रकार से इस पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया और जितनी बड़ी मात्रा में जो पूरा विस्फोटक पदार्थ था उसको पकड़ा गया, ये सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है कि इतने किसी बड़े हादसे को एक तरीके से रोका गया। इस पूरे दोनों थ्योरी के बीच में आप इस पूरे घटनाक्रम को, आज तक की जांच को किस तरह से देखते हैं आप? एलन राव साहब नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स को, को-पैनलिस्ट को। देखिए आपने बड़ी 2 इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। मैं दूसरी बात पे जो डालूंगा कि कोई भी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है उसका पॉजिटिव एंगल क्या है वो देखना है। जहां तक बात है पुलिस की लापरवाही की बात कह रहे हैं कि वो लापरवाही की वजह से बम धमाका यहाँ हो गया, वो बात मैं 2 पार्ट में कहूंगा। एक तो होती है मैलिफाइड इंटेंशन, एक होती है बोनाफाइड इंटेंशन। जब कोई गाड़ी के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं मिली, अब आप भी जानते हैं कितनी हजारों गाड़ियां दिल्ली में आती हैं जाती हैं, जब तक किसी गाड़ी के बारे में सूचना नहीं है तो वो नहीं पकड़ी जा सकती। और ये बात भी सही है कि ये गाड़ी आकर यहाँ पे ब्लास्ट किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात मैं उसको कहूंगा कि जहां से जम्मू कश्मीर से वो खबर चली और उस खबर के आधार पर यहाँ पर कई हजार किलोग्राम का विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ जो कि एक्सप्लोसिव बताते हैं, और वो हरियाणा के एक अलग अलग 3-4 जगह से बरामद होने के बाद वो सारी चीज फिर एक से एक तार जुड़ती रही, पकड़े गए। व्हाइट कॉलर जिसे कहते हैं टेररिज्म, मैं कहता हूँ व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक डेफिनेशन आ गई है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग जो इस काम में लगे हुए हैं, जिनका काम है प्रोफेशनल, कहते हैं कि डॉक्टर्स तो इतना नोबल प्रोफेशन है कि वो आदमियों की जान बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस काम में लगे हुए थे उन्होंने लोगों की जान लेने की काम किया है। और उस काम को जो उसका पर्दाफाश किया है वो पुलिस ने किया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है। तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस का पॉजिटिव एंगल भी है और मीडिया का भी काम यह है कि पुलिस की पॉजिटिव बात भी हमें बताएं। नो डाउट कि कहीं ना कहीं जो काम करते वक्त कोई खामियां हो जाती है, उस खामियों का हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसमें जो इनोसेंट लोग मारे गए वो इसमें कोई किसी की इंटेंशन तो नहीं थी कि यहाँ पर हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं इस बात में जरा और मैं कहूंगा कि जब ये एक्सप्लोजन फरीदाबाद में पकड़ा गया था उस टाइम पे सबको ही चौकन्ना हो जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से सब में हाई अलर्ट पूरे दिल्ली और आसपास NCR, नॉट ओनली दिल्ली NCR में, मैं समझता पूरे भारतवर्ष में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। कई स्टेट्स में ये कनेक्टेड थे
गुजरात वाले गुजरात में कहीं साउथ में कोई पकड़े जा रहे हैं, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और ऐसे पढ़े लिखे आदमी बिल्कुल। इस और काम जो में आप अब बात जाते कह रहे हैं राव साहब, ये वो चिंता निश्चित का तौर विषय से है। कई राज्यों में वो पूरा मॉड्यूल के जो लोग थे वो जुड़े हुए पकड़े गए, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और कभी भी कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। दिव्यांशु, ये क्योंकि इस चिंता का घटना के विषय बाद से, सर मैं आता हूं आपके पास में, दिव्यांशु इस घटना के बाद से लगातार आप इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, अभी तक की जांच की दिशा और मिले सबूत, फैक्ट और खुलासों से क्या बड़ी बातें स्टैब्लिश हुई हैं? दिव्यांशु। देखिए बिल्कुल, जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये जो केस था कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ब्लाइंड था, और कोई भी केस अगर होता है तो शुरुआती तौर पर वो ब्लाइंड केस होता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पुलिस को इनपुट्स मिलते हैं, पुलिस उसमें खुलासा करती है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रैक पुलिस को मिल जाता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस ट्रैक पे चलती हुई जो आरोपी हैं उन तक पहुंचती है। शुरुआत में जब ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त ये कहीं ना कहीं ब्लाइंड केस लग रहा था, पुलिस कई एंगल से जांच कर रही थी, कई सारे मॉड्यूल्स पर जांच कर रही थी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसके तार जो है वो फरीदाबाद जेएनके जो मॉड्यूल पुलिस ने बस किया था उससे जुड़ते हुए नजर आए, और उसके बाद उमर की पहचान हुई। और अब कहीं ना कहीं जो उमर है वो कह सकते हैं कि इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह से डीएनए सैंपलिंग की गई उसके बाद उमर के जो माता जो भाई हैं उनसे वो डीएनए मैच हुआ, उसके बाद ये साफ हो गया कि उमर इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इसके अलावा दिव्यांशु, आपकी आवाज अब तक फिलहाल बेहतरी से नहीं पहुंच पा रही है, आपका रुख करते हैं और मुकेश के जैसे कई और लोग हैं, मैं आता हूं दिव्यांशु आपके पास, फिलहाल आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही है। मुकेश का रुख करते हैं। मुकेश, जो बात मैं भी दिव्यांशु से कर रहा था, अभी तक की जांच में क्या बड़ी चीजें निकल के आई हैं? खासतौर से विदेशी एंगल भी कई बातों में निकल के आ रहा है कि जो यहाँ पे व्हाइट कॉलर एक तरीके से जॉब करने वाले आतंकी रेडिकलाइज लोग मिले, उनका तार कहीं विदेशों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस बात की भी जानकारी निकल के आ रही है। क्या कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण कड़ियां फिलहाल आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं? सोर्सेस के मुकाबले से क्या खबर? बिल्कुल आरेंद्र, जिस तरह से शाहीन शाहिदा का कनेक्शन जैश के साथ जो एक आतंकवादी संगठन है उससे मिलता हुआ आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उसको महिला विंग कमांडर का यहाँ पर हेड बना करके में रखा गया था, और साथ ही साथ जो उमर मारा गया और मुजम्मिल जो उसका साथी था, इन्होंने जाकर के टर्की में विजिट किया था और वहां जैश कमांडर से मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि एनआईए भी इन सब जो भी खबरें आ रही हैं उस पर बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आप देखिए धीरे धीरे इशारा कर रहे हैं कि दूसरी सरजमी से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और जिस तरह का एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, 2900 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया केजी, और उसके साथ साथ 360 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, और उसमें जो टाइमर मिले थे वो टाइमर इस तरह से थे कि उनको कहीं कहीं जो है एस्टैब्लिश करके एक्सप्लोसिव करना था। यानी ये जो गाड़ियों का आप देखिए सिलसिला चला है, इसमें जो गाड़ियां इन्होंने यूज करी, 4 गाड़ियां अभी तक पकड़ी जा चुकी हैं, जिसमें पहली गाड़ी जो आदिल पकड़ा है, उसके बाद दूसरी R20 जो ब्लास्ट में चली जाती है, फिर इको स्पोर्ट्स रेड कलर की, और अब ये ब्रीजा। यानी ये जो पुरानी गाड़ियों का कलेक्शन ये कर रहे थे, ये कहां ले जाना चाहते थे और किस तरह का इनका सस्पेक्टेड था, क्या इन्होंने कुछ और बाइक्स और कुछ लोगों को हायर किया हुआ था। जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी में ये ब्रेन वॉश कर रहे थे, नए नए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे, क्योंकि बताया जाता है कि जब उमर के माँ बाप से पूछा गया तो उन्होंने बोला 3 साल से ये यहाँ रहता है, कम आता जाता है। रिसेंटली इसकी भाभी से इसकी बात हुई तो इसने बोला कि मैं लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ने के अलावा मेरे को लगता है ये किसी न किसी दूसरे एंगल पे काम कर रहे थे। इनके दिमाग में जो इनके आकाओं ने उनको हुक्म दिया था उसके लिए ये अपने आप को तैयार कर रहे थे, और जब इसको यहाँ कुछ नहीं समझ में आया तो इसने 3 घंटे तक जैसे रेकी करी, उसके बाद ये रहा और पार्किंग में रहने के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ता है। ये तमाम फुटेज जो है वो देखिए मीडिया के सामने निकल करके आई है, और ये अपने आप में एस्टैब्लिश करती है कि एक युवा जो था, जो डॉक्टर था, जिसको देश की सेवा करनी थी, वो देश की सेवा के जगह आतंकवादियों के साथ जाकर के मिल जाता है, और इस तरह के पूरे बिल्कुल मुकेश, और इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है। एलन राव साहब, क्योंकि आपको एक बड़ा अपना अनुभव है अपना पुलिस अधिकारी के तौर पे काम करने को लेकर, और दिल्ली खासतौर से क्योंकि आप इसकी ज्योग्राफी को बेहतरी से समझते हैं, एनसीआर के लिहाज से भी समझा जाए, आपका अनुभव, क्योंकि जो जानकारी आई है उसमें उमर का जो रूट मैप था घटना के बाद का, उससे पहले का, जब वहाँ पे विस्फोटक बरामद होता है और विस्फोट से पहले को लेकर वो कहाँ कहाँ गया, किन किन जगहों पे गया,
तो अभी तो कई और कड़ियों के जुड़ने का मुझे लगता है एक सिलसिला भी आगे बढ़ता रहेगा। कई और ऐसे लोग निकलेंगे जिनके तार इस प्रकार के पूरे इस मॉड्यूल से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, शायद और ऐसे तमाम सफेदपोश लोग। राव साहब। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना इस प्रकार के टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट के केसेस की, उसमें जितनी ज्यादा लोगों से पूछताछ होती है, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आगे बढ़ाया जाता है। और उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ जितने लोग और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ में उनकी एविडेंसेस इकट्ठी की जाती है कि क्या क्या सबूत हैं, और सबूत मिलने पर उन लोगों को फिर अरेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही लंबी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसी वजह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू में स्पेशल सेल के पास थी। मैं वहां पर 16 साल तक स्पेशल सेल में रहा हूं, मुझे अच्छे से इनका सारा एक्सपीरियंस है। पूरा इन्वेस्टिगेशन हमने कई ऐसे केसेस की है, लेकिन क्योंकि इसके तार कई जगह कई स्टेट से जुड़े हुए थे, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन इसको एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इसीलिए दी गई है ताकि वो और ज्यादा डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। और जहां जहां जो लोग और भी कहीं इससे जुड़े हुए हैं, चाहे दूसरे किसी स्टेट में है या क्योंकि इनकी जो पकड़े गए हैं लोग, इनकी पूछताछ के बाद बहुत जबरदस्त खुलासे हो रहे हैं, रिकवरीज हो रही हैं, और कई लोगों के नाम आ रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं वो लोग। और ये यूनिवर्सिटी के बारे में भी जो बताया, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा के रूप में नर्सरी, टेररिज्म की नर्सरी पैदा की जा रही थी, कौन कौन आदमी कैसे कैसे इन्वॉल्व थे, किसका रोल था, किसने क्यों नहीं किसी ने वेरीफाई करवाया कि ये लोग किसी बैकग्राउंड से, इनकी बैकग्राउंड किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो सकती है, जो अभी पता लग रहा है। तो ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और मैं समझता हूं कि एनआईए बहुत अच्छे से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पूरे के पूरे सबूत इकट्ठे करके जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करेगी। और जितने भी डिटेल इसमें आगे मिलेंगे उसमें आगे भी आगे बढ़ते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से की जा रही होगी। और भी इसका एक प्रिवेंटिव मेजर भी होगा। जितने लोग पकड़े गए, मैं समझता हूँ जितना एक्सप्लोसिव पकड़ा है, आप ये देखिए कितने इंसिडेंट होने से बचा लिए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वरना वो सारे का सारा तो एक्सप्लोसिव कई जगह अगर एक्सप्लोड हो जाता दिल्ली की तरह, तो कितना नुकसान होगा वो जस्ट इमेजिन करिए। लेकिन बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर हुआ है, ये बहुत बड़ा इसमें अच्छा बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि जो हुआ नहीं हम उसका शायद आकलन नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा एक नुकसानदायक स्थिति हो सकती थी, क्योंकि उसको रोक लिया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। इसलिए उसके पैमाने को लेकर हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, उसका सही आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल है दिव्यांशु, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आज के समय में जो हमारी तकनीकी जो महारत है हमारी एजेंसियों की, वो बड़ा मददगार साबित होती है। डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से तमाम कड़ियां जोड़ के बहुत जल्दी से तमाम निष्कर्ष निकालने में मददगार होता है। किस प्रकार से एनआईए अभी इस जांच को आगे बढ़ा रही है, जिसमें ये तकनीक मदद कर रही है, क्योंकि बहुत से फोन बरामद हुए हैं, हार्ड डिस्क बरामद की गई है और तमाम प्रकार की डिजिटल डिवाइसेस भी मिली हैं। दिव्यांशु। देखिए, बिल्कुल एलन राव साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एजेंसीज जो हैं उन्होंने कई पिछले जो हम कह सकते हैं कि जो अटैक हो सकते थे, जो भारत के खिलाफ एक्टिविटी हो सकती थी, उसको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद किया है। क्योंकि कोई भी एजेंसी है, चाहे वो रॉ हो या आईबी हो, उनको अपना 100% देना है। लेकिन जो ये तमाम देश के खिलाफ सोचते हैं, देश के खिलाफ मंसूबे पालते हैं, वो 100 में से 99 बाद फेल हो जाएंगे और एक बार सक्सेस हो जाएंगे तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की बात करें तो एनआईए की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। अभी भी जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको ऐसा लगता है कि उमर जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी फिलहाल भारत के खिलाफ मंसूबा पाल के बैठे हैं। और इस केस की अगर हम बात करें तो फिलहाल पुलिस जो है कड़ियों से कड़ियां जोड़ रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कड़ियों से कड़ियां जोड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो उमर के लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, उमर के जो साथी हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ सुबह, जब उमर बदरपुर से दिल्ली की तरफ एंटर हुआ, वो करीब 11 घंटे के आसपास दिल्ली में रहा। और वो बिल्कुल। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसका जो पूरा रोड मैप था, किस प्रकार से वो आगे दिल्ली में एंट्री हुआ, उससे पहले विस्फोटक जब बरामद होते हैं तो उस समय वो घटनाक्रम कैसे पूरा है, इन सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी संवाददाताओं का। इसके अलावा एलन राव साहब, आपका भी अपना अनुभव के आधार पर इस घटनाक्रम के और आगे की जांच की दिशा पर अपनी पैनी नजर के माध्यम से इस बात को सामने रखने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद अब बात बिहार की। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जिसको लेकर बिहार पर सबकी नजरें, या कहा जाए देश भर की नजरें लगी हुई हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसके तहत 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ कल मतों की गिनती होगी। कल सुबह 8 बजे से रुझानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आज भी दोनों महत्वपूर्ण बड़े गठबंधनों की ओर से अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया जाता रहा। बिहार में इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, इसको लेकर राजनीतिक कयासबाजी जारी है। तो अधिकांश एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनने का दावा किया गया है। बिहार विधानसभा के लिए मतगणना, किसके सिर सजेगा ताज, जनता सुनाएगी फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू होगी। बिहार के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 2 चरणों में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक मतदान में इस्तेमाल किए गए EVM और VVPAT को 3 परत सुरक्षा प्रणाली के तहत स्ट्रांग रूम के अंदर सील कर दिया गया है। इसके अलावा सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा CCTV निगरानी और अन्य सुरक्षा प्रावधान भी किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए तैनात पर्यवेक्षक भी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। परिणामों से पहले सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। जिस तरह का माहौल है, NDA भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और इस तरह की भाषा का जो उपयोग करते हैं, जनता और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके इनको जवाब देगी। एग्जिट पोल से हमें क्या मतलब है? हमें तो एग्जैक्ट पोल से मतलब है, जो कि कल आने वाला है। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। पब्लिक ने, जनता ने तेजस्वी जी को खुल के वोट दिया। जो 2010 के चुनाव में हम लोग ने 243 सीट में 206 सीट हासिल किए थे, और इस बार तो
और भी बेहतर प्रदर्शन होने जा रहा है। भरोसा के साथ एनडीए के पक्ष में सब जगह मतदान हुआ है। बिहार में जनादेश से पहले पोस्टर वार चर्चा में है। आरजेडी और जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कल बिहार में मतगणना होनी है और उसके ठीक पहले पोस्टर वार काफी चर्चा में है। आरजेडी के बिहार में पटना मुख्यालय में उसके ठीक सामने ये देखिए आरजेडी समर्थकों के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है अलविदा चाचा, जिसमें नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। यानी आरजेडी के समर्थकों का दावा है कि आरजेडी सरकार आ रही। बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार की शानदार वापसी होने जा रही है। यानी एनडीए फिर एक बार बिहार की सत्ता में काबिज होने जा रहा है। बिहार में इस बार दोनों चरणों को मिलाकर कुल 66.91% मतदान हुआ है, जो ऐतिहासिक माना जा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े राज्य में एनडीए सरकार के फिर से सत्ता में आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि जनता सत्ता की चाबी किसको सौंपती है, ये तो शुक्रवार को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में मतगणना से ठीक पहले आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह ने चुनाव आयोग और प्रशासन को सीधे सीधे खुली धमकी देने तक की बाद सियासी माहौल गर्मा दिया है। सुनील कुमार सिंह ने जो है वो लालू परिवार के काफ़ी करीबी संबंध उनके हैं। वो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी उनके बेहद करीबी संबंध बताए जाते हैं। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने कहा है कि अगर मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली हुई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। इस विवादित बयान पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एमएलसी आरजेडी सुनील कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो वहीं सुनील सिंह के बिगड़े बोल के बाद मतगणना से पहले सूबे का सियासी पारा बढ़ गया है। एनडीए नेता इसे हताशा के स्वर के तौर पर देख रहे हैं। इस तरह का अफसरों को डराने का, नेपाल जैसा हालात, इस तरह की भाषा और इस तरह का उदंडता और भाषा का प्रयोग ये आरजेडी के लोग ही करते हैं। इसीलिए जनता इनको बार बार रिजेक्ट करती है और इस बार भी जनता इनको 200% रिजेक्ट करेगी। सबसे पहले तो ये राजद वाले धमकी किसको देना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जिस सुशासन की राजनीति एनडीए सरकार बिहार में करती आई है उसमें अब संभव नहीं है कि इस तरह की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके किसी को भी वो दे सकते हैं। बिहार में कोई भी जो शांति और जो समृद्धि बिहार में आई है, अब किसी भी हाल में किसी के कोई भी धमकी या बयान से या शांति या ये जो समृद्धि है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, यही तो कारण है, इसी मानसिकता के कारण कि हम ये बना देंगे। इसी को जंगल राज कहते हैं, इसी को रंगदारी कहते हैं, इसी को दादागिरी कहते हैं। और राजद जो कि रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी का पर्याय है, उसको लोगों ने नकार दिया है और की सोच के खिलाफ बिहार के लोगों ने वोट किया है। तो सुनील कुमार सिंह के इस बयान ने सियासी पारा तो बिहार का चढ़ा ही दिया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है एमडीएच केसर का बहाना। एमडीएच शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। एमडीएच 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा,
जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिन की अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति इस समय बोत्सवाना में हैं, जहां उन्होंने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रपति को आज 8 चीते सौंपे, जो भारत के प्रोजेक्ट चीता के लिए काफ़ी अहम है। राष्ट्रपति ने वहां पर भारतीय समुदाय को भी आज संबोधित किया और कहा कि भारत और बोत्सवाना डिजिटल, शिक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की यात्रा पर हैं। यहाँ उन्होंने गबोरोन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और सामाजिक कार्यों से दोनों देशों के संबंध को और मजबूत किया है। आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्थन ने आपको बोत्सवाना समाज में सम्मान और स्नेह दिलाया है। साथ ही आपने स्थानीय रोजगार और कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है। मैं आप सभी को भारत के गौरवशाली प्रतिनिधि होने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपकी सामाजिक सेवा और परोपकार की भावना प्रशंसनीय है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मानव संसाधन विकास को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और बोत्सवाना अब डिजिटल, शिक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को निरंतर बढ़ा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे सहयोग का एक मजबूत स्तंभ है। भारत की आईटेक और ICCR योजनाओं के अंतर्गत अनेक बोत्सवाना नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये आज बोत्सवाना के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारे संबंधों की गहराई का प्रमाण है। भारत और बोत्सवाना डायमंड सेक्टर में भी घनिष्ठ साझेदार है और हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको ने गबोरोन के पास मोकोलोडी नेचर रिजर्व में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया, जहां बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते सौंपे, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना की तारीफ करते हुए कहा कि चीतों का उपहार वन्य जीव संरक्षण के प्रति बोत्सवाना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। I am delighted to be here for this very special occasion, the symbolic handover of these beautiful cheetahs to India. On behalf of the government and the people of India, I wish to convey our deep appreciation to the government of the Republic of Botswana for this gesture. चीतों को अब प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत भेजे जाने से पहले क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसका उद्देश्य 1952 में भारत में विलुप्त हुई इस प्रजाति को पुनर्स्थापित करना है। कुनो में पहले से ही 26 चीते मौजूद हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ दिव्येंदु मंडल की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में टीवी के मामलों में हुई कमी को लेकर एक्स पर अपनी बात साझा की। उन्होंने लिखा है, पीएम मोदी ने लिखा कि टीवी के खिलाफ भारत की लड़ाई उल्लेखनीय गति पकड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 में बताया गया है कि भारत में 2015 से टीवी के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। यह वैश्विक गिरावट दर से लगभग दोगुनी है। यह दुनिया में कहीं भी देखी गई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। उपचार कवरेज का विस्तार, लापता मामलों में कमी और उपचार की सफलता में निरंतर वृद्धि भी उतनी ही उत्साहजनक है।
मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने इस सफलता को प्राप्त करने के लिए काम किया है। हम एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। देना वो वाली MDH की सुपर सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच, MDH। और ब्रेक के बाद खबर खेल के मैदान से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमें अब तक 44 बार एक दूसरे के सामने भिड़ चुकी हैं, जिसमें भारत को 16 बार जीत मिली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 18 मैच जीते हैं। इस मैच में ऋषभ पंत की कल वापसी होने वाली है। कोलकाता का ईडन गार्डन्स तैयार है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले की मेजबानी के लिए। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। अपने घरेलू मैदान पर शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम इंडिया वैसे तो पूरी तैयारी के साथ उतरेगी, लेकिन वर्तमान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के सामने एक चुनौती के रूप में होगी। टेस्ट क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक के प्रदर्शन पर नजर दौड़ाएं तो दोनों टीमें 44 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें टीम इंडिया को 16 मैचों में जीत हासिल हुई है, जबकि 18 मैचों में भारत को हार झेलनी पड़ी है। 10 मैच ड्रॉ रहे। हालांकि भारत की धरती पर दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है ऋषभ पंत की वापसी। पैर की चोट से उबरने के बाद वे फिर से टीम में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा ध्रुव जुरेल के भी खेलने की पूरी संभावना है। जुरेल ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 2 शतक जमाए थे। उनके खेलने से प्लेइंग 11 मजबूत होगी।
विश्व टेस्ट चैंपियन जीतने के बाद टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम अब भारत में भी जीत का सिलसिला शुरू करना चाहती है। लंबे समय बाद टीम के पास एक पूरी तरह संतुलित बॉलिंग और मजबूत बैटिंग यूनिट है, जिसका फायदा दक्षिण अफ्रीका की टीम उठाने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराया था। अब टीम इंडिया की नजर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने पर टिकी होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कर्नाटक में गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते लंबे समय से कर्नाटक के गन्ना किसान प्रति कुंटल 3500 रुपए की मांग कर रहे हैं, जो अभी मौजूदा 3000 रुपए है। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की सिद्धरामैया सरकार किसानों की मांग नहीं मान रही है। सीएम ने बीते दिनों किसानों और मिल मालिकों के साथ बात की थी, लेकिन केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी डालने की कांग्रेस सरकार ने कोशिश की थी। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया, तो सिद्धरामैया द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए जा रहे झूठे आरोपों पर भी कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को घेरा है। कर्नाटक में किसानों का फूटा गुस्सा, सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, गन्ने की कीमत 3500 रुपए प्रति टन करने की मांग। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ गन्ना किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान गन्ने की कीमत 3500 रुपए प्रति टन करने की मांग पर अड़े हैं, जिसको लेकर पिछले कई समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। चीनी मिल प्रशासन के साथ बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने आज कर्नाटक के बागलकोट जिले में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसानों ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों से शामिल होने का भी आह्वान किया था, जबकि किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। किसानों के प्रदर्शन के चलते शहर का पूरा यातायात ठप हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर राज्य में गन्ना किसानों की स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की चिंता भले ही सराहनीय है, लेकिन उनके बयान जमीनी हकीकत और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए ऐतिहासिक सुधारों की अनदेखी करते हैं। जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने का FRP 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो उत्पादन लागत से 105% ज्यादा मार्जिन देता है। यह मूल्य न्यूनतम मानक है। सिद्धारमैया सरकार चाहे तो इससे ज्यादा राज्य सलाह मूल्य तय कर सकती है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण किसानों में असंतोष है और इसका दोष अनुचित रूप से केंद्र सरकार पर मढ़ा जा रहा है। वहीं किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, जिससे राज्य में तनाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। राज्य सरकार पर किसानों का बोझ कम करने के बजाय उत्पादक क्षेत्रों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि कर्नाटक सरकार गन्ना किसानों की मांग पर कब और क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली में आज NDRF द्वारा प्रथम राष्ट्रीय CBRN प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि CBRN खतरों से निपटने के लिए और सुरक्षा बलों को हर तरह की मदद देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ICMR के स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन के द्वितीय संस्करण का आयोजन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बीते एक दशक में भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। कर्नाटक के चितापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 300 कार्यकर्ता हिस्सा ले सकते हैं। कोर्ट ने दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:50 तक पथ संचलन की अनुमति दी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095.70 करोड़ रुपए की कुल लागत से इनवार एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनवार एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद से भारतीय सेना की T-90 टैंकों की मारक क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में टीबी के मानकों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि सफलतापूर्वक चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तकनीक का उपयोग, समय पर जांच और इलाज की व्यवस्था ने टीबी के मामलों में कमी लाने में अहम भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामने वाले मुकुल रॉय को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को सदस्यता गंवानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा कर्नाटक के खिलाफ कावेरी जल बंटवारे के विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। राज्य की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पानी के आवंटन का निर्णय विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस, DRG और STF की संयुक्त कार्रवाई में 6 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 8 लाख रुपए का इनामी कन्ना उर्फ बुचन्ना भी शामिल है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। इस मामले में अब तक कुल 276 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे